बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के ज़रिए मैं कोशिश करूँगा कि जो असाइनमेंट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड, उसमें मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूँ। अगर आप इस रिकॉर्डेड लेक्चर्स को 100% आप देख लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि आप असाइनमेंट को जिसका ताल्लुक़ चैप्टर नंबर 2 से है, आप बड़ी आसानी के साथ इसको आप सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स, ये वो असाइनमेंट है जो हमने आपको चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड दिए थे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा है कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन। राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो स्टूडेंट्स, ये अगर आप बुक खोलें चैप्टर नंबर 2, तो ये आपको बुक के पेज नंबर 32 पर ही आपको ये मिल जाएगा। पेज नंबर 32 पर मिल जाएगा। वेक्टर एडिशंस की प्रॉपर्टीज़ में स्पेशली आपको दो प्रॉपर्टीज़ जो है वो लाजमन आपको एक्सप्लेन करनी है। नंबर 1, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि अगर वेक्टर की जगह बदल दी जाए तो इससे रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो चूँकि आप लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन बात कर रहे हो, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन का मतलब हुआ कि अगर a प्लस b करें, यानी वेक्टर a और b को ऐड करें और फिर वेक्टर b और a को ऐड करें, चाहे वो मेथड आप कोई भी यूज़ करें। नॉर्मली हम लोग हेड टू टेल रूल का ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए। तो a प्लस b से आने वाला रिजल्ट और b प्लस a से आने वाला रिजल्ट ये आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल होता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को जो है वो वेरीफाई कर रहा है। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा हिस्सा होगा उसके अंदर आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन आपको लिखना है, और इसका ताल्लुक़ 3 वेक्टर से होता है। जैसे वेक्टर a प्लस ब्रैकेट में लिखिए आप b प्लस c। इसका मतलब ये हुआ कि पहले b और c को ऐड करें, उससे जो रिजल्ट आए उसमें वेक्टर a को ऐड कर लीजिए। अच्छा, आप इसमें ज़रा सी तब्दीली कर लें, पहले a और b को ऐड कर लीजिए, यानी a प्लस b। इसको ब्रैकेट में लिखिए, फिर प्लस c। पहले a और b को ऐड कीजिए, जो रिज़ल्ट आए उसमें c को ऐड कीजिए। तो दोनों सूरतों में रिज़ल्ट सेम आना चाहिए। तो दोनों सूरतों में रिज़ल्ट जो है वो सेम आना चाहिए। अगर ऐसा आएगा तो हम कहेंगे कि वेक्टर एडिशन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को भी वेरीफाई कर रहा है। फिर सुनिएगा, जब वेक्टर एडिशंस की प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ और दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़, ये आपको बुक के पेज नंबर 32 चैप्टर नंबर 2 में मिलेगा। मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है कि इसमें आपको करना क्या होता है, और ये होता है क्या है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी इक्वल होगा ब्रैकेट a प्लस b प्लस सी के। अनफॉर्चुनेटली बोर्ड ज़रा मेरे बहुत पीछे है, वरना मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ करके भी दिखाता, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको मेरा व्यू जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर व्यू मेरा क्लियर ना हुआ हो तो आप मैसेज के ज़रिए मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। मैं दूसरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स के ज़रिए आपको मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद असाइनमेंट का दूसरा सवाल है, 2 forces of magnitude 5 Newton and 3 Newton are perpendicular to each other.
two forces of magnitude 4 Newton and 5 Newton and 3 Newtons are perpendicular to each other. Calculate magnitude and direction of the resultant force. ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमने आपसे पूछा। स्टूडेंट्स देखिए, इसको आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। पहला, ये जो दो फोर्सेस गिवन है ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों वेक्टर के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। आपको इनका रिजल्टेंट चाहिए। तो व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर रिजल्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप पाइथागोरस थ्योरम की मदद से भी इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। यानी अगर आपने F1 नाम दिया 5 न्यूटन और F2 नाम दिया 3 न्यूटन, तो जो रिजल्टेंट हुआ F वो इक्वल हो जाएगा रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से आया। और डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल ऑफ द रिजल्टेंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। एंगल ऑफ द रिजल्टेंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल गिवन हो, जैसे न्यूमेरिकल में है, तो आप tan थीटा की मदद से भी आप रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो थीटा इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स परपेंडिकुलर आप F2 ले लीजिए और बेस आप F1 ले लीजिए, थीटा निकाल लीजिए, ये रिजल्टेंट का एंगल हो जाएगा फ्रॉम वेक्टर F1। ये पहला मेथड है। अच्छा, दूसरा मेथड आप लोगों ने ये सीखा है कि थीटा गिवन है 90, F1 F2 की वैल्यू गिवन है, सिंपल F रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज़ कीजिए जो आपको क्लास में बताया है। F इज इक्वल टू रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये हम लोगों ने एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड में पढ़ा है। इसके अंदर F1 को अलॉन्ग एक्स एक्सिस लीजिए तो थीटा 1 हो जाएगा 0 डिग्री और F2 इज मेकिंग एंगल 90 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो थीटा 2 90 डिग्री और थीटा 1 0 डिग्री। इसको फॉर्मूले में पुट कीजिए, F निकाल लीजिए। और बिल्कुल सेम डायरेक्शन निकालने के लिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स F1 साइन थीटा 1 प्लस F2 साइन थीटा 2 ओवर F1 कॉस थीटा 1 प्लस F2 कॉस थीटा 2। इसमें पुट करके भी आप थीटा निकाल सकते हैं। दोनों सूरतों में रिजल्ट आपका बिल्कुल सेम आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। पर ऐसी सिचुएशन में जो पहला ऑप्शन है वो बेटर ऑप्शन है, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप पहला ऑप्शन यूज़ करके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए। तो स्टूडेंट, मेरा ख्याल ये हुआ या ये है कि अब आप असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 भी है वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट स्टूडेंट, असाइनमेंट का तीसरा सवाल है प्रूव दैट A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ये जो नई बुक आपकी आई है इसमें वैसे इसकी डेरिवेशन इंक्लूड नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट की ये डेरिवेशन इंक्लूड नहीं है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि इस डेरिवेशंस को एहतियातन आप परफॉर्म कीजिए, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का रेफरेंस बुक में मौजूद है। अब ये कुछ अर्से के बाद ये क्लियर होगा कि ये डेरिवेशन जो है वो आपके सिलेबस का हिस्सा है या नहीं। वैसे बज़ाहिर तो यही मालूम होता है कि ये डेरिवेशन आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इस हिस्से को सॉल्व करने के लिए मैं करूँगा ये कि A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, इसके लिए मैं आपको एक रिकॉर्डेड लेक्चर भेजूँगा जो सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। अगर आप उस रिकॉर्डेड लेक्चर्स को मुकम्मल तौर पर देख लें तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा और इस तरह असाइनमेंट का तीसरा सवाल आपका सॉल्व होगा। राइट, सॉरी स्टूडेंट, असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 4 में हमने आपसे 3 लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्राइव करने के लिए बोले। 3 लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने आपसे ड्राइव करने के लिए बोला, ऐसा ही स्टूडेंट्स। ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको ड्राइव करने हैं ना, ये आपको ग्राफिकल मेथड से करना है।
छोटी क्लास में जब आपने इसको ड्राइव किया तो वो अलजेब्रिक मेथड था, अभी आपको ग्राफिकल मेथड से करना है। तो आपकी आसानी के लिए मैंने किया ये है कि ये जो 3 इक्वेशंस हैं, ग्राफिकल मेथड से इसकी डेरिवेशन कैसे होगी, इसका पूरा लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करके आपके ग्रुप पर सेंड किया है। और आप देखिएगा तो उसमें टाइटल होगा लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड, और लिखा होगा फॉर फिजिक्स 1 फॉर न्यू स्कीम। तो अगर आप उस लेक्चर को देख लें अच्छी तरीके से तो असाइनमेंट का ये क्वेश्चन नंबर 1 ये भी आपका कंप्लीट होगा। और स्टूडेंट्स, मैं आपकी दफ़ा फिर बता दूं कि असाइनमेंट्स में मैंने आपको जितने क्वेश्चंस दिए हैं ये सारे के सारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इन सारे क्वेश्चंस को लाजमन अच्छे तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप सॉल्व हो सकता है अगर आप उस लेक्चर्स को डिटेल में देख लें। फिर भी कोई परेशानी हो, कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज करके इन्फॉर्म कीजिएगा, तो आपकी परेशानी का कोई ना कोई हल तो निकालूंगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें कहता है कि रेंज ऑफ गौरी मिसाइल इज 100 किलोमीटर। हालांकि गौरी मिसाइल की रेंज तो बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर हमने आपको सिर्फ कैलकुलेशन को स्मॉल करने के लिए वैल्यू को छोटी की है। रेंज ऑफ गौरी मिसाइल इज 100 किलोमीटर बट इट्स टारगेट इज 25 किलोमीटर। और आपसे पूछा है कैलकुलेट 2 पॉसिबल लॉन्च एंगल, और फिर साथ में पूछा है ऑल्सो कैलकुलेट मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट। स्टूडेंट्स, जब न्यूमेरिकल में या क्वेश्चन में आपसे ये कहा जाए कि रेंज ऑफ दिस मिसाइल इज दिस बट टारगेट इज दिस, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ तक जा सकता है लेकिन इसको यहाँ तक फेंका गया है, थ्रो किया गया है। जैसे एक बॉल है, मैंने कहा कि ये बॉल मैं 100 मीटर दूर तक थ्रो कर सकता हूँ, लेकिन मैं थ्रो कर रहा हूँ बस ये 25 मीटर दूर तक या नहीं। तो जहाँ तक थ्रो किया जा सकता है वो कहलाता है मैक्सिमम रेंज। तो इस न्यूमेरिकल में जो 100 किलोमीटर है ये है मैक्सिमम रेंज, यानी आर मैक्स, और 25 किलोमीटर जो है वो है रेंज, सिर्फ आर। अगर आपको याद हो तो रेंज के टॉपिक में हमने 2 फॉर्मूले ड्राइव किए थे, एक रेंज का, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का, और एक मैक्सिमम रेंज का। तो आप सबसे पहले मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा जो कि इक्वल होता है V0 स्क्वायर ओवर जी के। तो मैक्सिमम रेंज गिवन है 100 किलोमीटर, इसको मीटर में ले आइएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करके जी की वैल्यू यूज़ कीजिएगा 9.8, और यहाँ से आप V0 कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेट करने के बाद इसको आप पुट कीजिएगा रेंज के फॉर्मूले में, R इज इक्वल टू V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। जी 9.8 है, रेंज गिवन है 25 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा। V0 आपने पहले निकाला है, सॉल्व करके थीटा निकाल लीजिएगा। ऐसे न्यूमेरिकल हमने क्लास में भी किए। जब थीटा निकाल लें तो दूसरा लॉन्च एंगल निकालने के लिए, जिसको आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी बोलते हैं, 90 में से पहले आने वाले एंगल को माइनस कर दीजिएगा। जैसे इन केस कि पहला एंगल आया है 20 डिग्री, तो अनदर लॉन्च एंगल विल बी 90 माइनस 20 मीन्स 70 डिग्री, जो कि हमने क्लास में डिस्कस किया था कि फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेंज ऑलवेज बी सेम। तो इस तरह 2 पॉसिबल लॉन्च एंगल आप निकाल लोगे। फिर हमने आपसे पूछा मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए। पेपर में ये भी हो सकता है कि मिनिमम टाइम ऑफ फ्लाइट आपसे हम पूछ लें, ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2V0 साइन थीटा ओवर जी, 2V0 साइन थीटा ओवर जी। थीटा कौन सा इस्तेमाल करेंगे, V0 और जी तो कांस्टेंट है। अगर मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट पूछे तो जो बड़ा एंगल आया है, जैसे 70 मैंने एग्जांपल में दिया, तो वो यूज़ कीजिएगा।
उसको यूज़ करके टाइम निकालिएगा, वो मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। और अगर मिनिमम टाइम ऑफ फ्लाइट पूछे तो थीटा की छोटी वैल्यू इस्तेमाल कीजिएगा, उससे मिनिमम टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, राइट। तो स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है कि अब असाइनमेंट का ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट, ओके। स्टूडेंट्स, अब ये जो क्वेश्चन है नंबर 6, प्रूव दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी मैक्सिमम रेंज, प्रूव दैट द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू 4 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट। यानी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रूव कीजिए कि 4 टाइम्स ऑफ हाइट के बराबर है। ये आप कैसे करेंगे? देखिए, आपको बताया है कि मैक्सिमम रेंज आपको तब मिलता है जब एंगल कितना हो, 45 डिग्री। इसका मतलब है थीटा मैंने दे दिया 45 डिग्री। तो पहले रेंज का फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा, v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, थीटा 45 रखिएगा, मैक्सिमम रेंज निकाल लीजिएगा। वो डेरिवेशन में भी हमने निकाली है, v0 स्क्वायर ओवर जी आया है। फिर राइट हैंड साइड लीजिएगा 4h, आपको प्रूफ करना है मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू 4h। अब लीजिएगा राइट हैंड साइड, यानी 4h इज इक्वल टू 4 अपनी जगह पे लिखिएगा, h की जगह h का फॉर्मूला लिखिएगा, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। अगेन थीटा की वैल्यू पुट कीजिएगा 45, फिर सॉल्व कीजिएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर भी आना चाहिए v0 स्क्वायर ओवर g, v0 स्क्वायर ओवर g। तो जब v0 स्क्वायर ओवर g आएगा तो ये प्रूव हुआ कि मैक्सिमम रेंज की वैल्यू भी यही आई थी, 4h की वैल्यू भी आई। इसका मतलब है मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू 4h। क्लियर? मैं आपको एक दफ़ा फिर ये बता दूं कि ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको देने का मकसद असाइनमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करना है। तो मेरा ख्याल है कि इन हेल्प्स के बाद आप असाइनमेंट आसानी से सॉल्व कर सकते हो और असाइनमेंट के मार्क्स मैक्सिमम आप ऑब्टेन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमने आपसे पूछा है कि कार इज वेटिंग ऑन अ ट्रैफिक सिग्नल and when it turns green it moves ahead with a constant acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आगे बहुत डिटेल दी हुई है। स्टूडेंट्स, चले मैं आपके लिए काम ये करता हूँ कि मैं इस क्वेश्चंस का भी रिकॉर्डेड लेक्चर अलग से वो बनाकर भेजता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चंस का ओरल हिंट देना ज़रा यहाँ पर मुश्किल है। तो मैं इस क्वेश्चन का, यानी क्वेश्चन नंबर 7 असाइनमेंट का जो है, इसका अलग से एक रिकॉर्डेड लेक्चर बना के आपको भेजता हूँ। आप उसको सॉल्व कीजिएगा तो उम्मीद है कि आपका प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगा कि उस रिकॉर्डेड लेक्चर को आप देख लें तो। स्टूडेंट, ये जो लास्ट क्वेश्चन है 8, आ हेलीकॉप्टर इज मूविंग अपवर्ड विद 17.5 मीटर पर सेकेंड ऑन अ हाइट 40 मीटर अबव द ग्राउंड, इट ड्रॉप्स अ पैकेज देन कैलकुलेट। स्टूडेंट, ये तो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो आप लोगों ने एक्सरसाइज में सॉल्व किया है, सिर्फ मैंने वैल्यू बदल दी है, मैंने वैल्यू बदल दी। अगर आपको याद हो कि जो बुक का क्वेश्चन नंबर था, आप अगर बुक खोले पेज नंबर 56, अगर आप 56 ओपन करें तो 56 में ये क्वेश्चन नंबर है 1, ये हम लोगों ने क्लास में सॉल्व किया है। सिर्फ मैंने माइनर सी तब्दीली ये की है कि 12 की जगह 17.5 की है, वहाँ 12 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था, यहाँ पर मूव कर रहा है 17.5 से असाइनमेंट में। और बुक के न्यूमेरिकल में 80 मीटर की हाइट से उसने पैकेज ड्रॉप किया था, और मैंने जो आपको न्यूमेरिकल असाइनमेंट में दिया इसमें 49 मीटर की हाइट से पैकेज को ड्रॉप किया। उस न्यूमेरिकल में सिर्फ ये पूछा गया था कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। तो आप लोगों ने T1 + T2 निकाला था,
क्योंकि जब इनर्शिया की वजह से ऊपर गया था वो टाइम भी कंज्यूम हुआ था, ऊपर से नीचे आया था वो टाइम भी कंज्यूम हुआ था। T1 प्लस T2 डायरेक्टली कैलकुलेट की थी। इस असाइनमेंट के क्वेश्चन में मैंने क्या किया कि मैंने 3 चीज़ें पूछी हैं। पहले मैंने पूछा मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम कंज्यूम होगा, ये आपने उस न्यूमेरिकल में भी कैलकुलेट किया था जिसको T1 कहा था। फिर मैंने पूछा मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगी, यानी H1 अगर आपको याद हो तो ये भी आपने कैलकुलेट किया था, राइट। और फिर तीसरे पार्ट में मैंने टोटल वही टाइम पूछा, यानी T1 और T2 को ऐड करोगे तो बोथ न्यूमेरिकल्स आर सेम, यानी फ्रॉम पेज नंबर 56 ऑफ योर सिलेबस बुक क्वेश्चन नंबर 1 इज सेम एज असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 8, यानी क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम असाइनमेंट and question number 1 from your syllabus book both are same, right students। तो स्टूडेंट्स ये था असाइनमेंट में हमने आपको जो कुछ दिया उससे रिलेटेड आपको एक छोटा सा हिंट, ताकि आप असाइनमेंट को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। उम्मीद है कि इस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के ज़रिए आपको बहुत हेल्प हुई होगी। वैसे स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के ज़रिए टाइम टू टाइम आपकी हम हेल्प करते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल भी रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।